So let's proceed our discussion. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अभी तक मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम पीरियड क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मेन फैक्टर्स कौन थे, और इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ था। वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस की है और आई होप आपको वो समझ में भी आया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए, जो हिस्ट्री है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये कुछ नहीं है, इसमें दो ही वर्ड्स पे मेन फोकस किया हुआ है। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो देखिए, आपको भी यही काम करना है, कुछ कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं, उन कीवर्ड्स पे को बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना है कि अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बस ये दो वर्ड याद रखेंगे। बाकी पूरा आंसर, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, यू कैन इजिली क्रिएट इन योर माइंड, वो आप आराम से बना लेंगे और पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो आप लोगों को इजिली रिकॉल हो जाएगा। तो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आपको याद रखना है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। फिर जो फैक्ट्रीज, देखिए जब फैक्ट्रीज भी नहीं थी, यानी कि प्रॉपर जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था, जब वो भी सारा का सारा सेटअप नहीं था इंग्लैंड में, तब भी इंग्लैंड में क्या होता था, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था। किसके लिए? इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए। अब ये जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रोडक्शन होता था, अब फैक्ट्रीज तो थी नहीं, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा था, जो पूरा का पूरा उस टाइम टाइम पीरियड था, इसको वो जो हिस्टोरियंस थे हम लोगों के, उन्होंने बोला कि भाई फैक्ट्रीज जो नहीं थी, जब फैक्ट्रीज नहीं थी बट स्टिल द प्रोडक्शन वाज कंटिन्यू फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, दैट ओवरऑल प्रोसेस इज टर्म्ड एज द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। देखिए, जो प्रोटो टर्म होता है उसका मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल, सबसे पहले कोई चीज कर लेना, फर्स्ट इनिशिएटिव ले लेना। तो प्रोटो मतलब सबसे पहले, किससे पहले? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो भी प्रोडक्शन चल रहा था, जो भी मेथड था उसका, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये कौन सा टाइम पीरियड हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाला, जो मैंने आपको बताया था कि फार्मिंग होती थी, लोग खाने पीने के सोर्सेज के आसपास ही रहते थे और मैनुअल लेबर के थ्रू लोग जो थे वो अपना हैंड प्रोडक्शन करते थे। तो हैंड प्रोडक्शन मतलब जो घरों में हम लोग देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाते हैं, जो होम घर पे ही अपना प्रोडक्शन करते हैं हैंड स्पिनिंग के थ्रू, मतलब ये सब काम जो हाथ से करते हैं अपने घर में ही, वो काम मतलब वो उसके थ्रू प्रोडक्शन होता था। कहाँ पर? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले। देखिए, मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है कि 18th और 19th सेंचुरी जो थी, वो मर्चेंट्स जो थे, यानी जो व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, वो माइग्रेट करने लगे कहाँ पर? कंट्री साइड में, यानी कि जो रूरल एरिया था, जो मतलब कंट्री यानी कि मतलब सिटी के साइड में लगे हुए जो एरियाज थे, वहां पर मूव करे। और वहां पर जो किसान काम कर रहे थे, फार्मर्स जो थे, उनको उन्होंने मनी दिया, और उनको मतलब मनी दिया और उनको रिसोर्सेज दिए, जो भी इनपुट्स उनको चाहिए थे। किसको दिए? पीजेंट्स को, आर्टिजन्स को। क्यों दिए थे? क्यों? उनको ये परस्यू करने के लिए कि आप क्या करिए? प्रोडक्शन करिए। किस चीज का? जो हम कहेंगे, यानी कि आपको खेती तो आप करते रहिए साइड बाय साइड, लेकिन आप लोग हमारे लिए भी काम करिए और हम लोग उसको क्या करेंगे? इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट कर देंगे। अब ये जो कंट्री साइड के जो पुअर पीजेंट्स थे, जो आर्टिजन्स थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। किसके लिए? मर्चेंट्स के लिए। क्यों काम करना शुरू कर दिया? देखिए, जब आपको कोई एडवांस मनी देगा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आपके हाथ में कोई जब पैसा रखेगा, और वो भी किसके हाथ में रखा था? देखिए, यहाँ पर पीपल कौन थे? फोकस्ड पीपल कौन थे? पीजेंट्स और आर्टिजन्स, यानी कि पुअर पीपल, जो एकदम मार्जिनलाइज्ड थे, एकदम गरीब लोग थे। उनको जब आप पैसा देंगे, भले ही वो 10 रुपया हो, कितना भी मनी हो, तो वो उनको उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऑब्वियसली वो आपके लिए काम करने के लिए डेफिनेटली रेडी हो जाएंगे, क्योंकि दे आर पीपल आर इन द डायर नीड ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। तो अब क्या हुआ? अब ये जो लोग थे, ये कंट्री साइड मतलब वहीं के वहीं रह गए, और अपना जो इनके मतलब जो कल्टीवेशन का भी ये काम कर रहे थे, यानी कि साइड बाय साइड जो मर्चेंट्स थे उनका भी काम कर रहे थे, और अपना जो खेती का काम था उसको भी इन लोगों ने कंटिन्यू किया, अपने जो इनके पास छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स हुआ करते थे। नेक्स्ट इसमें आता है, जो मैंने अभी आपको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग बताया था, तो उसको ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो इनकम जो भी थी प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, यानी जो उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो भी इनकम होती थी प्रोडक्शन प्रोसेस से, उसने क्या किया?
सप्लीमेंट किया, यानी कि एक सपोर्ट किया, एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई किसके लिए, वो जो पीजेंट्स और आर्टिसंस थे, क्योंकि उनकी जो इनकम थी खेती से उतनी नहीं हो पा रही थी, इनफैक्ट वो श्रिंक हो रही थी, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर में उतना फायदा नहीं होता है जितना हम लोगों को लगता है। तो ऑब्वियसली जब आपको एक आपके जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें फायदा नहीं होगा, तो आप कोई ना कोई सप्लीमेंट सोर्स जो है इनकम का उसको फाइंड आउट करेंगे, और डेफिनेटली जो भी आपको काम मिलेगा आप उसको करेंगे, बिकॉज आपको उसकी जरूरत है। फिर ये जो सिस्टम था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया। जो ये कंट्री साइड प्रोडक्शन हो रहा था, मर्चेंट्स करवा रहे थे पीजेंट्स से, इससे क्या हुआ, एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हुआ किसके बीच में, टाउन एरिया यानी जो शहर थे, और जो कंट्री साइड यानी जो साइड के जो आउटर एरियाज थे इनके बीच में, यानी टाउन और जो विलेज थे उसके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ। क्योंकि जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स कहाँ रहते थे, वो लोग तो सिटी में रहते थे, शहरों में रहते थे, टाउन्स में रहते थे, लेकिन वर्कर्स वहीं के वहीं, जो उनका नेटिव प्लेस था, रेजिडेंस था, वो लोग वहीं पर कन्फाइंड होके काम कर रहे थे। अब इससे क्या हुआ, देखिए दो जगह बन गई, एक सिटी एरिया, एक रूरल एरिया। तो इससे क्या हुआ, जो एक्सपेंशन हुआ था वर्ल्ड ट्रेड का, वो कॉलोनीज में फैलना, उसका जो विस्तार था, उसका जो स्प्रेड था, वो होना शुरू हो गया। ठीक, फिर क्या होता है, अब जो गुड्स की जो डिमांड थी वो ग्रो होने लगी, क्यों, क्योंकि सप्लाई भी इंक्रीज हुई, क्योंकि अब देखिए चीजें काफी लोग बना रहे हैं तो सप्लाई इंक्रीज हुई, फिर अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज हुई। अच्छा, डिमांड इंक्रीज होने का एक रीजन और क्या है, क्योंकि अब लोगों के हाथ में पैसा आ गया था। देखिए लोग डिमांड कब करते हैं, बहुत सिंपल सा फंडा है इकोनॉमिक्स का, डिमांड किसी चीज की कब होती है, इंक्रीज कब होती है, जब लोगों के हाथ में पैसा होता है। जब पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या डिमांड करेंगे, क्यों डिमांड करेंगे, कैसे डिमांड करेंगे। बट अभी आपके पास पैसा है तो ऑब्वियसली अभी आप 10 रुपीज का पेन खरीदते हैं, अभी आपका इनकम इंक्रीज हो गया, तो नाउ यू विल मूव फॉर द 20 रुपीज पेन, है ना। तो डिमांड इंक्रीज हुई, क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि लोगों के पास थोड़ा सा इनकम एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया था, तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो गई। अब मर्चेंट्स जो थे, लेकिन वो तो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे टाउन में रह के। तो अर्बन जो क्राफ्ट पर्सन, अब देखिए अर्बन से टाउन में यानी शहरों में वो लोग अपना प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा पा रहे थे जो मर्चेंट्स थे, क्योंकि जो शहरों में कंट्रोल था ना, ऑलरेडी वो वहां पर कुछ लोग थे, कुछ मतलब जैसे बोलते ना कि कुछ होल्डिंग पीपल थे, कंट्रोलर्स थे, रेगुलेटर्स थे, वो उस सिस्टम को मतलब रन कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। इसके लिए एक टर्म दिया, गिल्ड्स टर्म होता है GUILDS। तो गिल्ड्स क्या होते हैं, ये कुछ मतलब बिजनेस पर्सन्स थे या कुछ कंट्रोलर्स थे, जिन्होंने क्या किया था कि पूरा का पूरा जो मतलब ये सिस्टम था इसको कंट्रोल करके चल रहे थे। और मतलब कौन नई फैक्ट्री लगाएगा, एक टाइप का नहीं होता कि वो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम इनके हाथ में है, किसको फैक्ट्री लगानी है, कितना उससे मनी कलेक्ट करना है, वो सब ये लोग करते थे, जिसको गिल्ड्स बोलते थे। ठीक है, तो ये पावरफुल थे, कंट्रोल करते थे प्रोडक्शन को, कि भाई कितना क्वांटिटी, कितना प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी क्या, प्राइस होंगे, सारी चीजें रेगुलेटेड थी। और रेस्ट्रिक्टेड थी एंट्री ऑफ द न्यू पीपल, यानी कौन से लोग आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, किसको परमिशन देनी है बिजनेस लगाने की, किसको नहीं देनी है। all the major decisions regarding the production process were taken by these guilds। ये guilds लिया करते थे। it was difficult for new merchants। तो अब जो नए नए मर्चेंट्स थे उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि वो अपना जो बिजनेस था इन टाउन में, सिटी में स्टैब्लिश कर सके। इसीलिए दैट वाज द रीजन कि वो लोग कंट्री साइड में गए। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो मर्चेंट्स थे कंट्री साइड में क्यों गए, तो एक ऑप्शन डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि शहरों में तो उनका रेस्ट्रिक्ट एंट्री जो थी रेस्ट्रिक्टेड थी, गिल्ड सिस्टम था, वो लोग नए बिजनेसमैन को आने ही नहीं दे रहे थे। तो ऑब्वियसली अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि आप लोग कहाँ पर टर्न ले लीजिए, यू शुड टेक टर्न टूवर्ड्स द कंट्री साइड। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें आता है मर्चेंट्स जो थे, जो मर्चेंट्स क्लोथियर थे इंग्लैंड में, इन्होंने क्या किया, दे पीपल परचेज द वूल। इन्होंने जो वूल स्टेपलर थे उन लोगों से वूल खरीदा और इसको स्पिनर फुलर्स को दिया, और फिनिशिंग कहाँ पर करवाई इसकी, लंदन में। यानी ओवरऑल जो प्रोसेस चल रहा था बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, जिसके थ्रू ये लोग क्या कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे टेक्सटाइल्स की, क्लोथिंग की। अब जो एक्सपोर्ट मर्चेंट थे, ये लोग क्लोथ अपना कहाँ बेचते थे, देखिए क्लोथ तैयार कहाँ हुआ, लंदन में, इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में, और इसकी सेलिंग कहाँ होती थी, जो इंटरनेशनल मार्केट से जो कॉलोनीज इन्होंने ली हुई थी। अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था, ये कंट्रोल कौन करता था, मर्चेंट्स जो होते थे, मर्चेंट्स कंट्रोल करते थे। और जो गुड्स होते थे वो कौन बनाते थे, जो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि देखिए एक मर्चेंट तो था नहीं, काफी वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते थे, यानी काफी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते थे जो इन सब चीजों में इंगेज्ड थे। फिर 20 वर्कर्स जो होते थे वो एम्प्लॉयड किए जाते थे बाय ईच मर्चेंट, यानी हर मर्चेंट के अंडर में 20 वर्कर्स जो थे वो काम किया करते थे। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें आता है
नेक्स्ट इसमें आता है कि अब जो डिमांड्स थी गुड्स की, सॉरी ये यहाँ पर रिपीट हो गया है, सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड, यस, इट वुड बी द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए अब क्या होता है, देखिए अब आती है फैक्ट्रीज। तो अब फैक्ट्रीज का इंट्रोडक्शन हुआ, फैक्ट्री लगना। अभी तक तो क्या हो रहा था, लोग घरों में ही कंट्री साइड में अपना प्रोडक्शन कर रहे थे, काम कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। लेकिन अभी क्या किया कि अभी फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट हुआ। तो इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड में फैक्ट्रीज लगती है 70-30s में स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस, फैक्ट्री लगने का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। फिर कॉटन का प्रोडक्शन जो था वो 1900s में वो काफी बूम किया, मतलब काफी टॉप लेवल पे चला गया। इसी से यानी कॉटन जो था, देखिए जो कॉटन था, कपास जो था, ये मेजर फोर्स था, मेजर फैक्टर था बिहाइंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है ना, वो कॉटन और आयरन की वजह से ही हुआ। और कॉटन भी कहाँ से, कॉटन देखिए इंडिया बहुत बड़ी इनकी कॉलोनी थी, और कॉटन इंडिया का बहुत फेमस था, बहुत बल्क में और बहुत रिफाइंड, बहुत फाइन क्वालिटी का कॉटन हुआ करता था, जो ये लोग यहाँ से सप्लाई करते थे अपने कंट्री में, और वहां पर उसको प्रोड्यूस को प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंग्लैंड में हुआ था, उसका बहुत बड़ा जो एक मेजर फैक्टर था, दैट वाज द कॉटन प्रोडक्शन ऑफ द इंडिया। ठीक है, फिर क्या होता है 1760s में ब्रिटेन जो था, ये देखिए यहाँ पर फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1760s में ब्रिटेन इंपोर्ट करता था करीब 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन। यानी जो रॉ कॉटन हुआ करता था वो 2.5 मिलियन 1760s में इतना इंपोर्ट करता था, और 1787 तक आते आते ये इंपोर्ट जो था वो 22 मिलियन पाउंड्स तक पहुंच गया था। तो यानी कितना ज्यादा प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज हो गया था। फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक ये मैंने एक फोटो ली है, स्पिनिंग मशीन की है ये। तो ये स्पिनिंग मशीन है, ये जो वेमेन है देखिए अपने घर पे कैसे स्पिन कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि हर मेंबर जो है फैमिली का वो इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्शन करने में, यार्न के प्रोडक्शन में, और कैसे जो है वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए मैंने कुछ टर्म्स मेंशन की हुई है ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्टेपलर क्या होता है, स्टेपलर एक पर्सन होता है जो स्टेपल करता है, सॉर्ट करता है, सॉर्टिंग करता है किस चीज की, वूल की, जैसा भी उसका फाइबर होता है उसके हिसाब से उसको सॉर्टिंग करता है। नेक्स्ट फुलर क्या होता है, फुलर वो पर्सन होता है जो फुल्स करता है, यानी कि जो मतलब चीजों को कलेक्ट करता है, गैदर करता है। ठीक है, जैसे क्लोथ बाय प्लेटिंग, तो क्लोथ को वो क्या करता है, कलेक्ट करता है। फिर कार्डिंग क्या होता है, कार्डिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें जो फाइबर्स हैं, जैसे कॉटन हो गया, वुल हो गया, इनको तैयार किया जाता है प्रायर टू स्पिनिंग। यानी स्पिनिंग से पहले हम जो अपने फाइबर्स को रेडी करते हैं उस प्रोसेस को कार्डिंग बोलते हैं। और प्रोटो का मतलब मैंने आपको बताया था, प्रोटो का मतलब होता है कोई फर्स्ट, यानी फर्स्ट टाइम या कोई काम पहले, प्रायर जब बात करते हैं तो उसको फर्स्ट या अर्ली फॉर्म ऑफ किसी चीज के, हम लोग जब बहुत स्टार्टिंग में बात करते हैं तो उसको प्रोटो बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें आता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर मैंने इसको एक डिटेल में बता दिया कि फैक्ट्रीज के लगने से पहले, सेटअप होने से पहले भी इंग्लैंड में, यूरोप में लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था। क्यों होता था, इंटरनेशनल मार्केट के लिए होता था। और ये फैक्ट्रीज में बेस्ड नहीं था, इट वाज बेस्ड ऑन द कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि जो घरों में इंडस्ट्रीज लगी होती थी, छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उन पर बेस्ड होता था। और ये इसी पीरियड को हम लोग क्या रेफर करते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस इसी टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें आता है अब कि भाई देखो फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई। तो देखिए लैंकशायर एक जगह है इंग्लैंड में, तो वहाँ की फैक्ट्री का सीन दिया हुआ है कि देखिए कैसे फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गई है। फैक्ट्रीज लगने की क्या पहचान है, देखिए आपको यहाँ पर चिमनी से ये जो स्मोक दिखाई दे रहा है, तो फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन और ये जो मतलब क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जो हम आज बात कर रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी थी चीज़ों की, मतलब एनवायरनमेंट में चेंज लाने की। ठीक है, तो ये देखिए फैक्ट्रीज का यहाँ पर इमेज दिया हुआ है। फिर ये एक इमेज लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर कि देखिए कैसे कितनी सारी फैक्ट्रीज है, कितना इनका धुआं, मतलब ये देखिए कैसे मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कितना फास्ट स्पीड से स्टार्ट हुआ था और कितना पेस इसने पकड़ लिया था। तो ये देखिए इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर जो जगह है वहां का लिया हुआ है ये। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि देखिए जो रिचर्ड आर्कराइट थे, अब यहाँ से आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिचर्ड आर्कराइट, इन्होंने कॉटन मिल की स्टैब्लिशमेंट किया, इन्होंने कॉटन मिल लगाई। फिर कॉस्टली जो नई मशीन्स थी उसको खरीदा गया, सेटअप किया गया, और ये जो मिल्स थी, फैक्ट्रीज थी, यहाँ पर इसको मेंटेन किया गया।
इससे क्या होता है, अब देखिए जब आप इतनी महंगी महंगी एक्सपेंसिव मशीन्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनको मेंटेन करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत केयरफुल उनको सुपरवाइज उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपके सुपरविजन में होना चाहिए। क्वालिटी क्या आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, और लेबर जो आपके अंडर में काम कर रही है उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, मेंटेन करना है, उसका केयर करना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर नेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड आर्कराइट, इन्होंने कॉटन मिल को एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब देखिए इंडस्ट्रियल चेंज जो हुआ था कि उसका पेस कैसा था, तो मतलब चीजें कहाँ से कितनी स्पीड से चेंज होना शुरू हुई थी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ज्यादातर जो डायनामिक इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन में, मतलब जो सबसे जो मतलब फर्स्ट डायनामिक लेवल पे, डायनामिक मतलब जो चेंजफुल इंडस्ट्रीज थी, वो कॉटन और मेटल्स थी, यानी कि स्टार्टिंग कॉटन और मेटल्स से, मेटल्स मतलब वही आयरन से मैंने बताया था आपको, कॉटन और मेटल से स्टार्टिंग हुई, और बहुत स्पीड से, जबरदस्त रैपिड स्पीड से, स्पेस से कॉटन जो था वो लीडिंग सेक्टर था इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, करीब 1840s तक। 1840s तक तो कॉटन ने धमाल मचा रखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में, यानी यही लीड कर रहा था कॉटन सेक्टर, टेक्सटाइल जो मार्केट थी। उसके बाद नंबर आता है आयरन एंड स्टील का। तो ये सारी की सारी किसकी मेहरबानी थी, किसकी देन थी, क्योंकि कॉटन इंडिया की देन थी, और जो उनकी आयरन और कोल की जो फील्ड्स थी, जो माइंस थी, वो उनकी अपनी इंग्लैंड की देन थी। फिर इन्होंने लीड किया इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर देखिए रेलवेज का इंट्रोडक्शन होता है। देखिए सबसे फर्स्ट जो रेलवे थी वो इंग्लैंड में चली थी 1830 में, ठीक है। तो रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, फिर इन्होंने अपनी कॉलोनीज जो थी, जैसे इंडिया में और भी जो कॉलोनीज थी, वहां पर इन्होंने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया। तो इंडिया में फर्स्ट रेल जो थी वो कब चली थी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी। ओके, आंसर मैं आपको बता दूंगी, आई विल करेक्ट यू या आई विल टेल यू इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, डोंट वरी, बट आप लोग मुझे बताएंगे उसके इंजन के क्या नाम थे, वो भी आप लोग मुझे बताएंगे, इट विल एनहांस योर नॉलेज, ठीक है। तो इंग्लैंड में चली थी 1840s में, और कॉलोनीज में करीब 1860s में ये चीजें स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब इसी में चैप्टर में आएगा, पर मैं यहीं पर आपको थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि हम इंडस्ट्रियल चेंज की अब बात कर रहे हैं। तो देखिए कुछ इन्वेंशंस हुए थे जिन्होंने इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत स्पर किया था, बहुत फास्ट पेस बढ़ाया था और बहुत सस्टेन कर दिया था। तो वो कौन कौन से इन्वेंशंस थे? सबसे पहले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ये सबसे पहली इंडस्ट्री थी जिस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, और ये कम्प्लीटली मैकेनाइज्ड हो गई थी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी करीब 1830s तक, यानी 1830s तक पूरा का पूरा जो टेक्सटाइल सेक्टर था वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका था। सारा जो वर्क था वो आपका मशीनों के थ्रू होना शुरू हो गया था। फिर जो जॉन के थे, जॉन के ए वाई, जॉन केज, इन्होंने फ्लाइंग शटल बनाया था जो वीविंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा था। देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड्स में आगे आएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाया था वीविंग इंडस्ट्री के लिए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। स्पिनिंग जेनी ने क्या किया था, इनेबल कर दिया था स्पिनिंग को, और करीब 100 जो यार्न थे वो एक साथ अब क्या हो सकते थे, स्पिन हो सकते थे। उसके बाद फिर इसी से यहीं पर पावर लूम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, पावर लूम का डेवलपमेंट हुआ। फिर स्टीम इंजन आए। तो देखिए फर्स्ट जो सबसे पहला जो मतलब स्टीम इंजन का इंट्रोडक्शन हुआ था वो रूडिमेंट्री इंजन थे, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं थे। फिर 1705 यानी 1705 में स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया जेम्स न्यू कॉमन ने। जेम्स न्यू कॉमन ने स्टीम इंजन बनाया, लेकिन इसका भी इम्प्रूव्ड वर्जन, जो इसका भी एक बहुत इम्प्रूव्ड जो मतलब स्टीम इंजन था, वो जेम्स वॉट ने बनाया था 1769 में। और इसकी खास बात ये थी कि ये हीट एनर्जी, मतलब स्टीम इंजन देखिए बेसिक इसकी वर्किंग क्या होती है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब देखिए जब ये स्टीम इंजन बन गए, तो स्टीम इंजन बनने के बाद स्टीम लोकोमोटिव्स बनी। लोकोमोटिव्स मतलब ट्रेन का एक स्ट्रक्चर तैयार करा गया, रेल रोड्स बनी, स्टीम बोट्स बनी। तो 1830s में 1840s में रेल और ये जो स्टीम बोट्स थी इनका जो मतलब इनोवेशन था वो स्टार्ट हुआ। तो करीब
1830 में फर्स्ट रेल चलती है इंग्लैंड में, 1810 में यानी 1810 में स्टीम बोट्स वगैरह स्टार्ट हुई। फिर वहाँ पर जो ये इंजन बनाए थे, ये इंजन कुछ इतनी स्पीड से मतलब कुछ इंजन्स की स्पीड इतनी थी कि उन इंजन्स को इन्होंने नाम दिया वहाँ के लोगों ने, स्टीफन्स रॉकेट नाम दिया गया, स्टीफन्स रॉकेट नाम दिया गया। उसके बाद फिर टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ था 1835 में। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे बताएंगे कि टेलीग्राफ को इन्वेंट किसने किया था। ओके आप लोग बताएंगे, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता ही दूंगी आपको कि टेलीग्राफ का दो लोग थे जिन्होंने टेलीग्राफ को इन्वेंट किया था, तो आप लोग मुझे दोनों का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि अब देखिए हम लोग यहाँ पर अपना डेवलपमेंट देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर एक फिटिंग शॉप है, एक रेलवे वर्क्स है इंग्लैंड में, ठीक है। तो वो कैसे मतलब यहाँ पर काम कर रही है, किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। फिर क्या आता है, नेक्स्ट आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होता है, जो नई इंडस्ट्रीज थी ये इजिली डिस्प्लेस, जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी अब एकदम थोड़ा ना कि आप नई इंडस्ट्री लगाओगे तो पुरानी एकदम से बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। पुरानी इंडस्ट्रीज भी साइमल्टेनियसली काम कर रही थी और लेस देन 20% जो टोटल वर्क फोर्स थी, जो टोटल लेबर काम कर रही थी उसमें मतलब 20% से भी कम लोग थे जो एम्प्लॉयड किए गए थे इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, मतलब बहुत ही कम लोग थे जो इन एडवांस्ड फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय किए गए। और जो लार्ज पोर्शन था आउटपुट का वो मतलब फैक्ट्रीज में नहीं बन रहा था, बल्कि जो डोमेस्टिक यूनिट्स यानी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वहीं पर, मतलब अभी जो फैक्ट्रीज थी वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी जितना जो डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन हो पा रहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है, देखिए यहाँ पर एक स्पिनिंग फैक्ट्री का मैंने फोटो लिया हुआ है, 1830 का है। तो हम देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े जो व्हील्स हैं, पहिए हैं, वो मूव कर रहे हैं स्टीम पावर के थ्रू, और मतलब कैसे बहुत सारे स्पिंडल्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं थ्रेड को एक साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड फेज। आई थिंक मुझे ये लेक्चर यहीं पर ओवर कर देना चाहिए। ये इस स्लाइड को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्टार्ट करती हूँ, और जो भी मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं, आई एक्सपेक्ट यू दैट यू ऑल विल गिव मी द आंसर बाय फाइंडिंग आउट योरसेल्फ। ओके, सो जो भी डाउट्स हैं आपके, आप मुझसे अगेन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।